हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आज सामान्य हिंदी का टॉपिक हमारा चल रहा है। तो अगर आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाई भी कर सकते हैं। उसका प्रिंट करवा लेना। बाई करने के बाद इसका प्राइस 99 रुपीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, एक एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी, कल हमने वर्णमाला के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, वर्णमाला। उम्मीद है आपने नोट्स भी इसका बना लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। आइए अब हम वर्तनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्तनी करने के बाद हम संधि भी आपको करवाएंगे। तो वर्णमाला में जो है सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अब हम वर्तनी की चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्तनी किसे कहते हैं इसमें आप जानेंगे। वर्तनी किसे कहते हैं, वर्तनी से संबंधित नियम क्या हैं, और जैसे शब्द होते हैं जो अशुद्ध और शुद्ध शब्द होते हैं उनको पहचानना कैसे है, तो वर्तनी के आधार पे ही हम उनको पहचान पाते हैं। ठीक है, तो उनकी पहचान भी करवाएंगे, और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करवा देंगे, फिर बाकी प्रैक्टिस जब आएगा तो उसमें करवा देंगे। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो वर्तनी किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। वर्तनी को हम इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं, सिर्फ इतना समझिए, इसको हम स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग बोलते हैं। वर्तनी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। इंग्लिश में शब्दों के शुद्ध उच्चारण को लिखने की जो रीति होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। हमने आपसे बताया कि वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, और शब्दों के शुद्ध उच्चारण को लिखने की जो रीति होती है या प्रक्रिया होती है या प्रकार होता है या तरीका होता है उसे हम वर्तनी कहते हैं। ठीक है, शुद्ध उच्चारण के रूप में लिखने की। अगर हम उच्चारण शुद्ध करेंगे तो ही हम शुद्ध लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उच्चारण शुद्ध करना है। अगर अन्य शब्दों में इसको समझें हम, इसकी परिभाषा कह लीजिए या वर्तनी का अर्थ कह लीजिए, तो किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं, ठीक है, यानी कि किसी शब्द में उसके भाव को अगर बताना है तो उसमें जितना वर्ण अथवा अक्षर प्रयोग किया गया है उसको उसी क्रम में हम लिखने को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। अब वर्तनी के नियम को जानिए। तो वर्तनी का जो नियम है इसमें है कि शब्दों का सही सही उच्चारण, पहले यही समझ लीजिए। अब प्रयोग, तो वर्तनी के नियम में पहले हम देखेंगे छ और छ का प्रयोग। ठीक है, छत्री छ है एक आपका, और एक आपका है छाता, जो छत्री बोलते हैं ये वाला। ठीक है, ये क्षत्रिय है, ये छाता है। ठीक है, इसको छाता आप समझिए, इसको छत्री समझिए। ठीक है, सॉरी, इसको क्षत्रिय समझिए। ठीक है, ये हो गया आपका छत्री हो गया, और उसको छाता समझ लीजिए। तो छाता वाला छ और छत्री छ, इन दोनों का जो उच्चारण है आपको सही से करना है। जब उच्चारण आप सही से कर पाएंगे तो इनका क्रम भी आपको पता होगा। ठीक है, इनका क्रम क्या होता है, जैसे आप देखें छत्री छ जो है आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे लगना चाहिए ये तो छाता के बाद ये आना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल नहीं, इसके बाद इसको नहीं रखते हम, क्योंकि ये छत्री छ जो है ये संयुक्त व्यंजन के रूप में भी है। तो इसका जो है ये पूछा भी गया है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो ये क श से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो इसका जो स्थान होता है ना क के बाद होता है, और यहाँ पे आप छाता देखेंगे तो बाद में है। तो दोनों का पहचान करना है आपको कि दोनों को कैसे लिखना है। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा कि छात्र आप लिखिए, ठीक है, ये वाला सही है, जबकि अगर आप ये वाला लिखते हैं छात्र में तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि छत्री छ और छाता छ में अंतर को समझना है। ठीक है, इसको अगर सही से लिखेंगे तो त्रुटि नहीं होगी, इसका ध्यान देना है। इसके बाद है तीनों श, अगर इसका हम उच्चारण सही से करते हैं, जैसे श हो गया,
श हो गया और एक स हो गया। तो इन तीनों का उच्चारण अगर ठीक प्रकार से करेंगे हम तो हम सही से लिख पाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, भिन्न भिन्न वर्ण हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग वर्ण हैं। इसके बाद र और री में अंतर करना। जैसे र आपका हो गया और यहाँ पे आपका री हो गया, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, ये हो गया आपका री। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए र कई प्रकार से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने व्रत लिखा, ठीक है, व्रत लिखा, तो यहाँ पे देखिए डंडे की तरह इसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है र का। फिर इसके बाद आपका जैसे वर्तन लिखा हमने, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर इसके जो है कि र है, तो इसका उच्चारण जब हम सही से करेंगे तभी तो हम सही से लिख पाएंगे। तो उच्चारण के आधार पे हम तय करते हैं कि हम लिखते क्या हैं। जैसे आपको कक्षा में बोला जाता था, जब पहले हम लोग जब छोटे थे तो इमला बोला जाता था। ठीक है, तो उसको लिखना पड़ता था, जैसे सर लोग बोलते थे वैसे हम लोग को लिखना पड़ता था, स्याही और कलम की मदद से। तो उसी प्रकार आप समझिए इसको कि र और री में आपका अंतर जो है वो होना चाहिए, इसके उच्चारण में अंतर समझ में आना चाहिए। मैंने कहा ऋषु तो आपने, या ऋषि, मान लीजिए मैंने ऋषि का, तो आप ऋषि यहाँ पे लिखते हैं तो इस प्रकार होगा, ना कि ऐसे आप लिखेंगे। ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे ये भी गलत हो गया, या फिर छोटी की मात्रा लगा के लिखे तो भी गलत हो गया, है ना। तो आप र और री में अंतर समझ पाएँ। वही चीज़ है यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है, र वर्ण के ऊपर या नीचे लगता है। वही नीचे का मतलब है कि जैसे हमने लिखा वृत्त, तो यहाँ पे ऋषि वाला है ना, तो इसका ध्यान देना है। व्रत हो गया, वृत्त हो गया, वर्तन हो गया, तो ऐसे इस तरह से कई प्रकार से र लिखा जाते हैं और एक तो सीधा ही लिखा जाता है। तो इसमें अंतर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको रखना है। अगला है ड़ और न में अंतर कर पाना। ठीक है, तो एक क्या है, पंचमाक्षर है ये सब। ड़ हो गया, न हो गया, ये पंचमाक्षर में काउंट होते हैं। प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला जो पांचवा होता है ना, उसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसका ध्यान रखना है कि मैंने आपसे बोला, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बोला ऋण, ठीक है, ये, और आपने क्या लिखा, ऋण लिख दिया। मैंने बोला आपसे ऋण, आपने लिखा ऋण। ठीक है, दोनों में अंतर है ना, तो इसका ध्यान रखना है। यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देखेंगे ड़ का अधिकतर प्रयोग संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे वरुण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आगे शब्द आएंगे उन शब्दों में होगा। यहाँ पे ऋण को हमने रख के समझा भी दिया है, जो चीज़ मैंने बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे द का जो प्रयोग होता है, द कई प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने आपसे कहा कि द के प्रयोग पे आपको ध्यान देना है। जैसे आपको लिखना है विद्यालय, आप ऐसे ही तो लिखते हो विद्यालय। ठीक है, ऐसे भी लिखते हो आप। ठीक है, ये भी, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, ये द या इससे मिलकर के ये वाला द बना है। ठीक है, तो इनका भी ध्यान आपको रखना है। बाकी विद्या देखिए इसी प्रकार है, विद्या में ऐसे ही लिखा तो जाता है, विद्या हो गया या विद्या हो गया, दोनों सही हैं अपने जगह पे, इसको ऐसे समझे, दोनों सही हैं यहाँ पे। फिर भी बहुत सारे ऐसे वर्ण होंगे, शब्द होंगे जो इन वर्णों से मिलकर के बने होंगे, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं कहीं त्रुटि भी हो जाती है हमसे। ठीक है, हर जगह सही नहीं हो सकते हैं, ये कुछ वर्ड मैंने बताया आपको जो सही है। इसके बाद आपका है ब और व में अंतर। ठीक है, इनमें अंतर का ध्यान रखना है। मैंने जैसे कहा वर्तन, ठीक है, ये वर्तन, वर्तनी ही समझ लीजिए। ठीक है, एक मैंने आपसे कहा, देखिए अशुद्ध शब्द मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो ये शुद्ध लिख रहा हूँ। देखिए ये हो गया बर्तन और एक हो गया ये वर्तन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो इसमें अंतर मैंने कहा वह, आपने लिख दिया ब। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। व और व में जैसे आप लिख रहे हो तो दोनों की लिखावट में भी अंतर समझ में आना चाहिए, दोनों अलग अलग लिखना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही लिख देना चाहिए, एक ही जैसा। यहाँ पे अगला है मात्रा का ध्यान रखना।
सही बात है, मात्रा का ध्यान तो बिल्कुल रखना है, क्योंकि यहाँ पे यही तो हमारी सबसे बड़ी अशुद्धि तो यही होती है। मात्रा का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, अक्सर लिखावट में भूल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला विद्यालय, ठीक है, ये विद्यालय मैंने बोला, विद्यालय ऐसा होता है, आपने लिखा क्या, विद्यालय, ये हो गया आपका गलत, ठीक है, ये हो गया आपका गलत। तो यहाँ पे मात्रा का ध्यान रखना है। इसी प्रकार मैंने आपको बोला सुमन कहा, मैंने सुमन लिखिए आप, ठीक है। आपने कुछ लोगों ने ऐसे लिखा, कुछ लोगों ने मान लीजिए ऐसे लिखा। अब ये वाला क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम जो उसकी मात्रा है उस मात्रा गलत प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब छोटी है जहाँ पे छोटाऊ है वहाँ पे हम बड़ाऊ का प्रयोग कर रहे हैं, या छोटी मात्रा है वहाँ पे हम बड़ी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, या एक मात्रा है वहाँ पे हम दो मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है, और यही सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर लिखावट में यही चीज़ें देखी भी जाती हैं। बाकी वर्ण का कोई खास ध्यान नहीं रखता है, लेकिन इसका बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। हालांकि आप जब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो सारी शुद्धियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, और संधि से पहले इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर वर्तनी अच्छे से कर पाते हो ना, तो फिर आप उसको ठीक प्रकार से कर पाओगे और 100% कर पाओगे, ठीक है, संधि को कर पाओगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे स होगा, ठीक है। तो स के बाद क से म तक कोई अक्षर अगर आता है तो उस वर्ण के उच्चारण से पहले हम ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ई का उच्चारण करते हैं। जैसे आपका स्थाई हो गया, स्कूल हो गया, स्नेह हो गया। इसको एक बार फिर से आप समझे कि यदि स से मतलब स के अगर बाद क या म, ठीक है, इन दोनों के बीच क से म तक जो 25 वर्ण हैं, इनके बीच का अगर कोई अक्षर आता है तो उसके उच्चारण में हम क्या करते हैं, तुरंत बाद वाले में। तो यहाँ पे देखिए बीच का आया है, ठीक है, क भी क से लेकर के म तक है, न भी उसी में आ जाता है म से पहले, ठीक है। तो इनका हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ई का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्कूल हो गया आपका, अस्थाई हो गया, तो अस्थाई को हम अस्थाई पढ़कर न पढ़कर हम ई स्थाई पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ई स्थाई कहते हैं। इसके बाद आपका स्नेह हो गया। अगला है यदि स के तुरंत बाद, अब मैं तक मैंने बताया कि क से म तक आपका मैंने बता दिया कि अगर क से म तक स के बाद कोई वर्ण आता है तो उसमें हम ई की ध्वनि मतलब उच्चारण करते समय ई की ध्वनि का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर क से म हो गया तो अब क के बाद आपका आता है म के बाद य से ह तक, मतलब य र ल व ह, लेकिन वह अपवाद है, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा अगली लाइन में। तो यहाँ पे य से जो ह तक है उसमें आप ध्यान रखेंगे, अगर स के बाद कोई आता है, इनमें से कोई आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। जैसे आपका स्याही हो गया, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ई नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे ई की ध्वनि नहीं पढ़ते हैं, उसको स के रूप में ही पढ़ते हैं, स्याही, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगला पॉइंट है आपका कि यदि स के बाद क्या आता है, व आता है, ठीक है। व के बारे में बताया मैंने कि व आता है, तो उसके उच्चारण में क्या होगा, स के बाद व आएगा तो यहाँ पे ऊ की ध्वनि आती है, ठीक है, ऊ ऊ, इन दोनों की ध्वनियाँ आती हैं। लेकिन हम इसको भी सेम ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका स्वागत हो गया, स्वागत, इसको हम स्वागत कहते हैं, स्वागत स्वागत, ठीक है। शु मतलब पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। स्वप्न हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वार्थ भी हो गया। इसी प्रकार के और सारे वर्ण जितने भी होते होंगे वो सारे मतलब शब्द जितने भी आते होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगला है ड़ और ड का जो उच्चारण हम कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में अंतर कर पाना, ठीक है। एक डाल, मान लीजिए यहाँ पे एक डाल हम लिख रहे हैं और यहाँ पे सड़क लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदी वाला होता है ना, इसका प्रयोग हमेशा देखेंगे पहले वर्ण के बाद होता है। इसी प्रकार जब ढ वाला करेंगे ना, ये और ये करेंगे, तो जो बिंदी वाला होगा ना, तो ये पहले वाले वर्ण के बाद ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे ढाल लिखा, ठीक है। और इसी प्रकार कोई वर्ण आप उठा लीजिए जिसमें मतलब ढ जो है बीच में आता है, तो वहाँ पे बिंदु वाला होगा, ठीक है। तो ये अक्सर बिंदु वाला प्रयोग होता है, बीच में अगर प्रयोग है तो मैक्सिमम बिंदु आपको मिलेंगे, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रहा हर वर्ण में मिल जाएंगे, लेकिन उसको पहचानने की यही ट्रिक है, बीच में वो प्रयोग होते हैं, बाकी किनारे भी प्रयोग, किनारे पे वो मतलब बिना बिंदु वाले प्रयोग होते हैं आपके, ये सिंपल से जो ढ होते हैं वो प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार मैंने बता दिया, इन दोनों को बता दिया एक साथ। अगला है अनुस्वार और जो पंचमाक्षर मैंने बताया, इन दोनों का ध्यान रखना। अनुस्वार क्या होता है? अंग। ठीक है, ये अनुस्वार हो गया, लेकिन पंचमाक्षर आपके अंगा हो गए। ठीक है, अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ हो गया, इसके बाद आपका न हो गया। ठीक है, और लास्ट में म हो गया। तो ये आपके पंचमाक्षर कहलाते हैं, और इनको भी बताएंगे, इनको कैसे आप पहचानेंगे, कौन सा वर्ण कहाँ पे प्रयोग होता है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे, शायद आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आपको, आप पहचान भी लेंगे। तो अगर अनुस्वार की बात करें हम, तो अनुस्वार का प्रयोग हम संस्कृत के शब्दों में करते हैं। ठीक है, और हिंदी में शिरोरेखा के ऊपर करते हैं। ठीक है, और अगला है कि यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर आधा आता है, तो उसके तुरंत बाद कोई अगर वर्ण आ जाए, तुरंत में आ जाए, तो वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे संबंध। ठीक है, आधा म। ठीक है, फिर ब है, फिर आधा न है, फिर ध है, इससे मिल करके बना है संबंध, जो आपका ये वाला संबंध है। इसको देखिए ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और एक यहाँ भी न लगा देते हैं, दोनों सही है, दोनों के रूप में सही है। तो आप बस इतना समझें कि ये जो मैंने संबंध बनाया, ये म और न, ये दोनों पंचमाक्षर हैं। तो देखिए ये इसकी पहचान कैसे करनी है आपको। ठीक है, हमने बताया संबंध, ये आपका हो गया संबंध। इसमें अगर पंचमाक्षर आपको पहचानना है तो उसको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक आप याद कर लो कि उसी वर्ग का होगा ये। देखिए ब किस में आता है? ठीक है, म वाले में ब आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे उससे पहले जो लगा है, उसके बाद वाले वर्ण को हम देखेंगे तो समझ जाएंगे वो कौन से वर्ग का आएगा। तो ये ब में आता है म, तो ये यहाँ पे म होगा। और अगला है यहाँ पे देखिए ध है, ध के बाद न आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर इसके तुरंत बाद, इस पंचमाक्षर के बाद अगर कोई वर्ण आ रहा है तो उसके आगे वाला हम पहचान लेंगे। ठीक है, कि कहाँ पे मतलब इसका प्रयोग हुआ है। तो अब ध से पहले इसका प्रयोग हुआ है, तो ये न, जरूर ये न होगा, इस तरह से आप पहचानना। ठीक है, इसी प्रकार अगर क वाले में देखें, जैसे गंगा हो गया, गंगा हो गया, यहाँ पे अंगा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दूसरा वर्ण हम देखें इसके तुरंत बाद, ये जो बिंदु है आपका ना पंचमाक्षर, इसके तुरंत बाद देखिए यहाँ पे ग है, तो ग किस में आता है? क ख ग घ अंगा, अंगा वाले में आता है। तो इसका मतलब कि जो ग है उसके तुरंत बाद अंगा है, तो अंगा यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, गंगा हो गया। तो हमने आपको बताया कि यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर आधा आता है और उसके तुरंत बाद कोई वर्ण आता है, तो वहाँ पे हम अनुस्वार के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। उसको पहचानने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसको अच्छे तरीके से, डिटेल में आपको जो लिखा हुआ है उसको मैं बताता हूँ। जो मैंने लिखा है कि यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर की पहचान करनी हो, तो उसी चिन्ह के प्रयोग के तुरंत बाद वाला वर्ण जिस वर्ग से होगा, वह पंचमाक्षर भी उसी वर्ग का माना जाएगा। ठीक है, जैसे गंगा में हमने बताया था आपको। ठीक है, संबंध में बताया था आपको। ठीक है, कौन सा पंचमाक्षर होगा, पहले म आता है फिर न आता है। ठीक है, अब बात करते हैं नोट्स में कि जब दो पंचमाक्षर लगातार आते हैं तो उन्हें अनुस्वार में हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको सम्मान, इसमें दो पंचमाक्षर कहीं न कहीं देखिए लगातार आ रहे हैं, एक आधा है एक पूरा है, तो इन दोनों को हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, संपन्न हो गया इसी प्रकार से। ठीक है, न के बाद न देखिए आ रहा है, आधा न के बाद। तो इस प्रकार से जो भी आएगा उसको हम उसके बाद ही रखेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं शुद्ध और अशुद्ध जो आपके वाक्य होते हैं, यानी पहले अशुद्ध होगा उसको हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। इससे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए, चाहे यूपी टेट एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका स्टेट लेवल का, सब में पूछा गया है। ठीक है, देखिए आशीर्वाद का तो पूछा ही गया है, नमस्कार भी पूछा गया है, तो आशीर्वाद को हम कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप में। देखिए सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो आपका अशुद्ध है आशीर्वाद कहीं ना कहीं गलत तरीके से लिखा होगा, कैसे भी लिखा होगा, लेकिन ये वाला आपका शुद्ध है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। इसके बाद नमस्कार है, तो नमस्कार में आधा श होता है, इस तरह से नमस्कार होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं इसको। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया है आपका निरोग, ये बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है, मैंने देखा है पेपर। ठीक है, बीपीएससी वाला एग्जाम का जो पेपर हुआ है ना, उसमें भी ये आपका प्रश्न पूछा गया है निरोग वाला। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध होता है निरोग, लेकिन आप भी गलती करते हो, लिखते हो जल्दबाजी में ऐसे ही। ठीक है, तो ये अब लिखना बंद कर देना, ये वाला सही है, शुद्ध है। इसके बाद लक्षण, ये लक्षण नहीं होता है, इसको हम लक्षण लिखते हैं। ठीक है, लक्षण, इसको ऐसे लिखेंगे ये गलत हो जाएगा, तो इसका शुद्ध रूप क्या है, लक्षण है। इसी प्रकार से वनवास है, तो इसको वनवास होता है। पत्नी में देखिए आप गलती करते हो, तो पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। इसी प्रकार आपने ऊपर लिख दिया इस तरह से, तो गलत हो जाएगा आपका, बड़ाऊ रहता है। पुण्य में पुण्य इसको लिखा जाता है, पुण्य नहीं लिखते हैं, पुण्य होता है। इसी प्रकार से उत्कृष्ट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम हो गया है, तो आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें कुछ भी गलती हो सकता है, तो ये वाला सही आपका माना जाएगा, शुद्ध में जो रहेगा। ठीक है, तो ये वाला कैसे भी लिखा हो तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसको जब आपका नोट्स होगा उसमें पूरा मतलब शुद्धि, ज़्यादातर कोशिश रहेगी शुद्ध ही मतलब लिखा हो, साफ सुथरा लिखा हो, कोई कट पीस नहीं मिलेगा। बाकी त्रुटि होंगी तो आप उसको ठीक करा लेंगे प्रिंट करने के बाद। इसके बाद अगला है दांत। दांत में देखिए आपका चंद्रबिंदु वाला होता है। ठीक है, इसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं, जो अनुस्वार होता है आपका। अगला है साम्राज्य, साम्राज्य का साम्राज्य होता है। ठीक है, साम्राज्य होता है ऐसे, तो ये वाला सही है आपका। इसी प्रकार से आप देख लेंगे। ठीक है, उंगली नहीं होता है, उंगली होता है, उंगली। इसी प्रकार कांच होता है, फिर अवनति होता है, अवनति भी पूछा गया है। इसके बाद भाग्यवान है, अनुकूल भी पूछा गया आपका, स्वास्थ्य भी पूछा गया। बहुत सारे लोगों को अभी मैं बोलूँ तो नहीं लिख पाएंगे स्वास्थ्य कैसे लिखा जाता है, तो आप देख लेंगे स्वास्थ्य। इसके बाद है इस प्रकार से दूंगा लिखा रहता है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, इसके बाद प्रतिकूल, ये होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल, ये थोड़ा खींच करके बोला जाता है बड़े में, जो बड़ी मात्रा होती है। तो इस प्रकार रसायन है, रसायन, तो ये गलत हो गया, ये रसायन होता है। इसके बाद क्षमा, क्षमा होता है, क्षमा नहीं होता है। ठीक है, क्षमा होता है। इसके बाद सम्मान, सम्मान नहीं होता है, सम्मान होता है। प्रशंसा में देखिए आप स जो है बड़ा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आ गया। आकाश नहीं होता है, आकाश होता है। परीक्षा में देखिए बड़ी की मात्रा होती है। प्रसाद ऐसे नहीं लिखा जाता है, अशुद्ध है, ये शुद्ध है आपका। पुरस्कार देखिए ऐसे लिखा है, गलत है, जबकि ये सही है। इसी प्रकार पैतृक की देखें तो ये भी गलत है, इसमें जो है री की मात्रा होती है पैतृक में, तो ये देखिए आप ऐसे लिखा होता है पैतृक, ये सही है। इसके बाद आक्रोश है। ठीक है, तो आक्रोश में आप देखेंगे ये बड़ा सा होता है, यहाँ पे दिया है आपका मूर्धन्य श, जबकि गलत है। अगला है कुशासन, ये भी गलत है आपका, कुशासन ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटाऊ का मात्रा होता है कुशासन में, जबकि यहाँ पे बड़ाऊ का है, तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार कुटिया है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं हम, कुटिया लिखते हैं। ठीक है, ये कुटिया नहीं होता है। आगे है इसी प्रकार से आपका कालिदास, गलत है, जो कि छोटी की मात्रा होती है। आविष्कार में देखिए मूर्धन्य श आधा होता है। इसके बाद कृपया ऐसे नहीं लिखते हैं, कृपया ऐसे लिखते हैं। कौतूहल ये भी अशुद्ध है, तो कौतूहल को हम ऐसा लिखते हैं। आपत्ति नहीं होता है, आपत्ति होता है, तो ये भी मतलब गलत है। अगला गंगा, ये वाला सही है, गंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था आपको ये आता है। ठीक है, अंगा आता है, गंगा ऐसे इसको तो लिखते हैं। ठीक है,
ऐसे तो लिखते हैं गंगा को, तो ये हो गया आपका, ये अशुद्ध हो गया, ठीक है। कैसे भी लिखा हो यही वाला हमारा शुद्ध है, तो ये हमारा शुद्ध यहाँ पे माना जाएगा। जब मैंने आपको बताया था पंचमाक्षर और अनुस्वार में अस्पष्ट कैसे करना है कि मतलब कौन सा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है पंचमाक्षर, लेकिन होता अनुस्वार ही है। अरे पंचमाक्षर ही होता है रियल में वो, लेकिन प्रयोग होता है अनुस्वार के रूप में। तो ये हो गया गंगा का। कवयित्री बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। कवयित्री कैसे लिखते हैं, तो कवयित्री लिखते हैं ऐसे। इसके बाद किवाड़ नहीं होता है, किवाड़ होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन मुझे लगता है। तो इसमें दिया है कि निम्न में शुद्ध बताइए, शुद्ध कौन सा है। तो आशीर्वाद मैंने बताया था आपको, बड़ा वाला होगा यहाँ पे। कवित्री में मैंने बताया था आपका, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कवयित्री, ये होगा आपका सही, शुद्ध बताना है। अब यहाँ पे अशुद्ध बताना है, ऐसे भी आता है, शुद्ध दिया रहेगा, कुछ अशुद्ध भी आ जाएंगे। तो इसमें देखिए सारे क्षमा भी सही है, प्रसाद भी सही है, परीक्षा भी सही है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। परीक्षा ऐसा नहीं होता है, ये बड़ी वाली वो जो होती है ना, वो परीक्षा आपकी सही होती है, सॉरी। इसी प्रकार आ जाइए, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी बताना इसमें। तो नमस्कार इसमें ये गलत हो गया आपका, कांच गलत हो गया, उंगली गलत हो गया, कौतूहल सही है। क्यों, देखिए उंगली में मैंने बताया आपको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उंगली हो गया, ये आपका सही रहता है। इसके बाद यहाँ पे कांच है, कांच में ऐसे तो लिखते हैं इसको, ठीक है, चंद्रबिंदु होता है न कि अनुस्वार होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया है नमस्कार, ये गलत है, जबकि नमस्कार ऐसे हम लिखते हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। आप किसी को नमस्कार करते हैं तो ये वाला करते हैं ना कि वो वाला करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपकी शुद्धि अशुद्धि होती है, वर्तनी के अंतर्गत आता है। अब आपने वर्तनी भी पढ़ लिया, वर्णों का सही क्रम आप देख ही चुके हैं, मैंने आपको बता भी दिया। अब बात करते हैं संधि की। तो संधि में एग्जैक्टली आपको पढ़ना तभी चाहिए जब आप वर्तनी पढ़ लेते हो। पहले वर्णमाला देखिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही वर्णमाला खत्म करते हो उसके बाद आप वर्तनी पढ़ो, वर्तनी आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आप नोट्स बनाओ संधि का, संधि समझ में आ जाए, फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम संधि स्टार्ट करते हैं। संधि, ठीक है। संधि की परिभाषा इसमें देखेंगे, संधि के प्रकार, यानी संधि कौन कौन सी होती हैं और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रकार क्या क्या हैं। और इनसे कुछ जो प्रश्न होंगे उनकी प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो तो आने वाले दिनों में प्रैक्टिस 100-200 क्वेश्चन की एक ही बार करवा देंगे। बाकी आप टॉपिक मतलब पूरा कंप्लीट कर लो बात, और विभिन्न परीक्षाओं के आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर सकते हो हिंदी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। बाकी हिंदी पेडोलॉजी भी मैं जल्दी कराऊंगा, ठीक है, समय मिलेगा तो जल्दी करा दूंगा मैं एग्जाम से पहले। इसके बाद संधि की परिभाषा हम देखें तो जो दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों यानी ध्वनियों के संयोग से जो बनता है या जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। एक वर्ण हमने लिया अ, ठीक है, अगला लिया मैंने काल, ये अलग अलग क्या होके, ठीक है, मान लीजिए अलग अलग तो हैं सब, तो यहाँ पे हम तो बना रहे हैं, ठीक है। तो संधि का नियम होता है, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन सी संधि है नहीं है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे हिमालय, हिम प्लस आलय, ठीक है, महा प्लस इंद, महेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार संधि को हम देखें, संधि प्रकार कितने कितने प्रकार की होती है, यानी संधि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं जो मूल रूप से संधि के प्रकार देखा जाए। पहला है स्वर संधि, ठीक है, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग संधि। इसके अलावा संधि होता ही नहीं है। ये 3 आपके संधि होते हैं, इन्हीं के पार्ट होते हैं जो आते हैं ना, वो इनके पार्ट होते हैं, या तो स्वर संधि के या तो व्यंजन संधि के, ठीक है। चलिए अब स्वर संधि को हम समझेंगे पहले। तो स्वर संधि की आप परिभाषा देख लीजिए, यानी इनके साथ क्या होगा कि स्वर का ही मेल होगा, यानी स्वर के साथ स्वर का जब मेल होगा और उसके फलस्वरूप जो मतलब बनेगा आपका नया वर्ण बनेगा, शब्द बनेगा। हालांकि हम शब्द पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जो शब्द नया शब्द बनेगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा परिवर्तन जो होगा वो संधि कहलाएगी हमारी स्वर संधि, ठीक है। चलिए अब स्वर संधि में आप देख लीजिए, जैसे विद्या में अंत में क्या, विद्या में आप देखेंगे जो यह आ रहा है तो उसमें आ की मात्रा आ रही है, ठीक है, आ। तो यहाँ पे आ क्या है, स्वर है,
ठीक है। इसके बाद मुनीन्द्र में देखेंगे आप, जब यहाँ पे हम विद्यार्थी का बता रहे हैं, तो विद्या इसके आ के बाद आपका अ आएगा, ठीक है। तो आ और अ से आपका आ का बनेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे। इसी प्रकार सूर्य उदय में देखेंगे तो अंत में आपका अ आएगा, ठीक है। अ आएगा, फिर यहाँ पे उ आएगा। तो ये क्या है, स्वर हैं। अभी संधि के प्रकार हम नहीं पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, अभी स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। तो अभी स्वर संधि में उनके जितने प्रकार होते हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार मुनीन्द्र देख लीजिए आप, ठीक है। महेश देख लीजिए, महेश, महाधनीश। तो ये हो गए आपके। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उसको देखिए। स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, और इसके बाद अयादि स्वर संधि होता है। तो ये आपके 5 प्रकार हो गए आपके स्वर संधि के, ठीक है। ये आपके स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि, यानी पहली जो हमारी है। दीर्घ में आप समझ लीजिए, अ का मेल यहाँ पे लिखा है, उसे समझा देते हैं हम। तो देखिए, अ आ में से कोई एक और अगला अ आ में से कोई एक, ठीक है। इनमें से अगर किसी वर्ण का अगर मेल होता है आपस में, तो वो हमेशा दीर्घ होगा, यानी बड़ा होगा, ठीक है। चाहे छोटा मिले बड़ा के साथ, और चाहे बड़ा मिले छोटा के साथ, चाहे ऐसा मिले चाहे ऐसा मिले, दोनों बात एक ही है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। दीर्घ हो गया ये। इसी प्रकार ई का जो परिवार है, यानी इन दोनों का, तो इनमें जब ये चीज़ होगा, जब योग होगा, या तो छोटी ई बड़ी ई से मतलब मिले, या तो बड़ी ई छोटी ई से मिले, तो दोनों में हमारा क्या होगा, दीर्घ होगा। यहाँ पे ई भी मिलता है तब भी दीर्घ होगा, ठीक है। और बड़ी बड़ी मिले तब भी दीर्घ होगा, छोटी छोटी मिले तब भी दीर्घ होगा, और यहाँ पे बड़ी और छोटी मिले तब भी दीर्घ होगा। मतलब एक ही फैमिली का मिल रहा है तो वहाँ पे हमेशा बड़ा का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी प्रकार उ में देखेंगे, या उ में से उ से किसी से इसकी मतलब अगर संधि होती है तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब दीर्घ स्वर संधि के आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे अधिकांश हो गया, ठीक है। इसी प्रकार परमार्थ हो गया, परम अर्थ, परम प्लस अर्थ परमार्थ हो जाएगा, विद्याधनालय विद्यालय हो जाएगा। सब में आप देखेंगे दीर्घ रूप है, ठीक है। इसके बाद अब आगे आ जाइए थोड़ा सा, धर्म देख लीजिए, धर्मात्मा हो गया, यहाँ पे धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। आ का मेल हो रहा है। इसी प्रकार आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आ का मेल हुआ तो आ आया, ठीक है। फिर आ का मेल हुआ तब भी आ आया, अ का मेल हुआ तब भी आ आया यहाँ पे, ठीक है। और आ का मेल हुआ तब भी मतलब आ की मात्रा आई। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब बात करते हैं जो छोटा का उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। छोटी का उदाहरण देख लेते हैं, छोटी बड़ी का, इनका उदाहरण देखते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे गिरी, इंद्र, गिरिंद हो गया, बड़ी हो गई यहाँ पे। कवि, इंद्र, देखिए दोनों छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी मिल रही हैं तो बड़ी का यहाँ पे निर्माण कर रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, देखिए महेश्वर में क्या है, दोनों बड़ी हैं, यहाँ भी बड़ी है और इंद्र में भी, ईश्वर में भी बड़ी है, ठीक है। तो ईश्वर में भी जब बड़ी है तो यहाँ पे बड़ी का ही प्रयोग होगा, ठीक है, बड़ा ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दीर्घ। जब भी बड़ा होता है तो वहाँ पे दीर्घ होगा, ये आप याद रख लेना। इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपके हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, मतलब अगली जो संधि है उसको देखते हैं। अगली संधि हमारी है गुण स्वर संधि। गुण में अब क्या होगा कि जो तीनों आपके होंगे ना, वो अलग अलग इनका मेल होगा। जैसे कि अ के साथ इसका मेल होगा, ठीक है। अ का मेल आपका ई के साथ होगा, उ के साथ होगा और री के साथ होगा, बस इतना याद रखें, ठीक है। इसको हम गुण कहेंगे, इससे जो बनेगा वो गुण है, इसके गुण इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब आ का गुण अगर ई में मिल रहा है तो हमेशा आप देखेंगे यहाँ पे तो ए की मात्रा होगी, ठीक है, ए की मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी, ए की। इसी प्रकार से आप देखेंगे आ का जब मेल होगा उ के साथ तो ओ की मात्रा होगी, और आ का अगर किसी आ का मेल री के साथ हो जाए तो वहाँ पे अर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे उमा धन ईश,
उमेश हो जाएगा, ठीक है, ए की मात्रा हो जाएगी। तो ये कौन सा है, पहला वाला एग्जाम्पल है। तो ये गुण का हम बता रहे हैं, गुण के उदाहरण, ठीक है। तो इसी प्रकार सुरेंद्र देखिए अ, यहाँ पे क्या होगा, इसको जब तोड़ेंगे, इसको देखिए तोड़ना सीखिए, स प्लस उ यहाँ पे हो जाएगा, फिर र प्लस अ, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे और आगे हम लिखेंगे, इंद्र को लिखेंगे ई प्लस यहाँ पे न होगा, फिर इसके बाद अ होगा, फिर इसके बाद द होगा, फिर इसके बाद अ होगा, फिर र होगा, फिर अ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, वर्णों को तोड़ेंगे, ठीक है, वर्ण विच्छेद इसको कहते हैं। और ये संधि विच्छेद तो है ही। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अ और ई का जब मेल होगा तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए की मात्रा होगी, सिर्फ ए की मात्रा होगी, ठीक है, इतने की मात्रा होगी आपकी। तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, परमेश्वर परमेश्वर आपका पूछा जाता है, महेश पूछा जाता है, नवोदय पूछा जाता है, ठीक है, और महोष्म पूछा जाता है, ब्रह्मर्षि पूछा जाता है, देवर्षि, महर्षि, गंगोर्मी पूछा जाता है, यहाँ पे बसंतोत्सव है ये पूछा जाता है। ये सारे जो पूछे गए हैं वही मैं बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम यहाँ पे है, ठीक है, पुरुषों में उत्तम जन्मोत्सव हो गया, आपका सर्वोच्च हो गया, महेंद्र हो गया, लंकेश्वर हो गया। तो ये सारी आपकी हो गई गुण स्वर संधि, ठीक है। आप नोट्स बना लेना, इसके सारे नोट्स आप बना लेना अच्छे से, एक ही बार बनाना है, फिर आप अपनी तैयारी करते रहना। अगला है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि का अर्थ है बड़ा, मतलब कि जब बढ़ जाएगा, उसमें कुछ बढ़ेगा तो क्या होगा। जब हम आपको सीडीपी पढ़ा रहे थे तो आपने देखा कि ग्रोथ के बारे में जब हमने बताया तो उसमें क्या हो रहा है, विकास ही तो हो रहा है, वृद्धि तो हो रही है हमारे शारीरिक रूप से। तो उसमें क्या है, मैंने बताया था आपको कि वृद्धि जो है वो क्या है। यहाँ पे वृद्धि आप देख लीजिए, जैसे पहले 1 और 2 से मैथ के रूप में हम देखें, खैर ये तो हिंदी है तो आप ध्यान देंगे। तो ये क्या हो रहा है, हमेशा वृद्धि तो हो रहा है ना। तो एक में एक अगर जुड़ रहा है, बड़े से बड़ा ही जुड़ रहा है तो वो हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा, ये याद रखना। तो अगर किसी आ का मेल ए से हो तो यहाँ पे दीर्घ के रूप में अ हो जाएगा, और आ का मेल अगर ओ या अ से हो तो यहाँ पे अ हो जाएगा। ये आपका हो गया वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि हो रही है, ठीक है। वहाँ पे हो रहा था जब अ के साथ ई का मिलन हो रहा था, यहाँ पे आपने देखा तो ए बन रहा था, और यहाँ पे अ का मेल किससे हो रहा है, अब ए जो ये आया ना, अब इससे हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसके बाद कौन सा आएगा, तो अब बड़ा ही तो आएगा, तो ये वृद्धि तो होगी, तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सदैव, सदाधनेव इसका होगा, सदाधनेव ये हो गया। ये पूछा भी जाता है, आप बहुत सारे लोग रटे भी रहते हैं, ठीक है। तो सदैव हो गया, तथैव भी आ जाएगा इसमें, तथाधनेव, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल इसमें। तो ये आपका हो जाएगा तथैव, ठीक है, ये ऐसे होगा। अगला है, आप देख लीजिए वसुधैव, वसुधा प्लस एव, तो ये वसुधैव, हितैषी हो जाएगा, हित प्लस ऐसी हो जाएगा, हितैषी। परम औषध हो जाएगा यहाँ पे। अगला है परम औषधि भी हो जाएगी। अब बात करते हैं यण स्वर संधि की। यण में आप देखिएगा क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यण वाला, यही कंफ्यूज करता है ज़्यादातर। तो यण में जब ई या उ अथवा री का मेल भिन्न स्वर से हो, इन तीनों का मेल जब भिन्न से होगा, मतलब देखिए ई भी आ गया, ठीक है, ई के बाद किससे मेल हो सकता है, तो ई का मेल जो है उ के साथ भी हो सकता है, ठीक है, और ओ के साथ भी हो सकता है, और आ के साथ भी हो सकता है, और ऊ का मेल ऊ के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो जाएगा, वो तो सेम मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। लेकिन दीर्घ के बाद मैंने आपको बताया था यण स्वर संधि, फिर आपको सॉरी, वृद्धि के बाद मैंने आपको बताया था, वृद्धि के बाद कौन सी संधि मैंने बताई थी आपको, सॉरी, वृद्धि के बाद तो यण की बता रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं।
तो वृद्धि के बाद मैं तो यणी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब ई का या उ का या री का, इन सब का मेल भिन्न भिन्न जब स्वर से होगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि आ जाएंगी। तो इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे अति धन अधिक हो गया, तो ई का मेल, ठीक है, ई का यहाँ पे देखिए अब ई का मेल किससे हो रहा है, भिन्न स्वर से। भिन्न का मतलब है कि आ से हो सकता है इसका मेल, इसके बाद उ से हो सकता है, इसके बाद ओ से हो सकता है, और ए इससे मैंने आपको बताया इससे हो सकता है, ठीक है। ए से हो सकता है। भिन्न का मतलब ये है अलग से हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा उसको देखिए आप। यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, उत्पन्न ऐसे नहीं होता है, आधा तो होता है, त्रुटियाँ हो जाती हैं टाइप करने में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि जब ई अ से जब कोई चीज़ बनेगा तो वहाँ पे या आएगा, ठीक है, या आ रहा है तो या आ जाएगा। ई से यू आएगा, ठीक है, यू या तो यू आएगा। इसी प्रकार से ए आएगा, नहीं तो ए आ जाएगा। यो आएगा, नहीं तो यो आ जाएगा। उसी प्रकार से वो आएगा, व आएगा, वाह, वी, फिर वे, फिर इसके बाद वो, वाव, ठीक है। इसी प्रकार से रो रा हो जाएगा, फिर री हो जाएगा, रे हो जाएगा, फिर रो हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी संधि बनेगी, यण संधि होगी। यण संधि के एग्जाम्पल हैं अति प्लस अल्प, अत्यल्प, देवी प्लस अर्पण, देवर्पण, शु प्लस आगत, स्वागत हो गया। वधु धन आगमन, वध्वागमन हो जाएगा। प्रीति प्लस आज्ञा, प्रीत्याज्ञा हो जाएगा। ये बार बार पूछा गया प्रीत्याज्ञा वाला, ठीक है। यदि धन अपि यद्यपि हो जाएगा। अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हैं तो आप देख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अयादि स्वर संधि की। जब एक देखिए अब यहाँ पे ए ही छूटा है हमारा और यही लास्ट है स्वर संधि में। अयादि स्वर संधि जो है लास्ट है इसमें स्वर संधि में। तो जब ए के साथ स्वर मिलने, जब ए के साथ कोई स्वर मिलता है तो होता है कि वहाँ पे अय हो जाता है, ठीक है, अय हो जाता है। मतलब ए के साथ अगर अ मिलता है तो वहाँ पे ए का अय हो जाता है, ठीक है, अय हो जाता है। और इसी प्रकार से ए का मेल जब आ से होगा तो यहाँ पे आय हो जाएगा, ठीक है, आय हो जाएगा, ये बस याद रखना आप। फिर उसी प्रकार से अ होगा और आ हो जाएगा। जब अ से मेल होगा तो अ होगा, और आ से मतलब होगा आ प्लस अ का मेल होगा तो यहाँ पे अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। अगर अ का मेल यहाँ पे देखिए, अगर अ से होता अ का मेल तो अ हो जाता है यहाँ पे, और आ से हो रहा है तो आ हो जाएगा, ठीक है, बड़ी मात्रा, एक मात्रा बढ़ जाएगी। अब इसके बाद उपसर्ग है, तो आने वाली कक्षा में हम उपसर्ग करेंगे, लेकिन फिर आपको मैं व्यंजन संधि भी बताऊंगा, ठीक है। आने वाले दिनों में व्यंजन संधि भी करवा दूंगा, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।